Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about Indian Council Acts, phase of freedom struggle and Swadeshi movement. Important चैप्टर है एंड काफी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है, तो उसी के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स स्टार्ट। हमने डिस्कस किया था 1857 का रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट से पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था, जिसके अंदर हमने 4 चार्टर एक्ट्स को कवर किया था और हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। अब हम देखेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट से लेकर यानी 1858 से लेकर 1900 तक कौन कौन से एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। 3 एक्ट थे, ज्यादा नहीं थे। उन तीनों एक्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया ने प्रिपेयर करवाया था और इंडिया भेजा था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि 1858 के टाइम पीरियड के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, और फिर इन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन को रिमूव कर और फिर पोजीशन क्या बना दी थी? वायसरॉय की, वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के पहले वायसरॉय बने। पहला चेंजमेंट ये आया था। दूसरा चेंजमेंट इससे ये आया कि अब गवर्नमेंट ने कंपनी को खत्म कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म कर दिया था, और अब डायरेक्ट इंडिया के अंदर कौन रूल करना स्टार्ट कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट थी अब वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी इंडियन टेरिटरी को। ये कुछ चेंजेस थे जो इस एक्ट के आने के बाद आए। उसके अलावा और क्या चेंजेस आए कि पहले क्या होता था, आपकी पूरी काउंसिल होती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो किसके लिए? पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ब्रिटिशर्स ही थे, उनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब आप मान सकते हो जैसे आज के टाइम पे हमारा प्रेसिडेंट का रोल होता है, मेन रोल तो पीएम का ही होता है आज भी हमारी कंट्री में, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड जो होता है, जो एक सिग्नेचर पावर होती है, वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। तो उस टाइम के अंदर भी एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने एक वही रोल प्ले किया जो आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और साथ में 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे आज के टाइम पे हमारी काउंसिल होती है पीएम को असिस्ट करने के लिए, वैसे ही एक नई मेंबर 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसकी फंक्शनिंग के अंदर असिस्ट करेगी। ये कुछ चेंजेस थे जो इससे आए। उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, British authorities felt the need of associating Indians in the process of administration. अब उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट का हाल देख लिया था, तो इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि ये अब हुआ है तो ये दोबारा भी हो सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें थोड़ा सा चीजों को स्लो डाउन करना पड़ेगा, कि जितना अत्याचार हम इनके ऊपर कर रहे हैं उतना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें थोड़ी सी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ पावर्स इंडियंस के हाथ में देना स्टार्ट किया। उस टाइम तक इंडियंस ने भी एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए कुछ इंडियंस को ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भी शामिल करना स्टार्ट किया गया। साथ में इंडियंस को सिविल सर्विसेज का एग्जाम की परमिशन मिल चुकी थी, अब वो सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे। ऐसे कुछ चेंजेस उनके साथ स्टार्ट हुए। साथ में एक चीज और इन्होंने की कि अब आप इंडिया के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब एक तो इंडिया के रिलीजन से रिलेटेड ज्यादा इंटरफेयर आप नहीं करोगे, एक जो भी इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर उनकी चीजों के अंदर भी आप ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक प्रॉपर वे में हर चीज को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि इंडियंस हमारे अगेंस्ट ना जाए। और साथ में जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, पहले वाइसरॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे, और उनके बाद में बनते चले गए। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनको एक पावर दी, किसकी? टू इशू ऑर्डिनेंसेस, कि जिस टाइम पर काउंसिल प्रेजेंट ना हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेजेंट ना हो, और कोई भी इमरजेंसी मैटर आ जाए तो आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर हमारे कंट्री में होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है
और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अचानक से लेना पड़ जाए तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 to 3। तो वो सेम उस टाइम पीरियड के अंदर होता था कि वाइस रॉय को ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर दी गई। और साथ में 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया, बंगाल की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब। ये 3 प्रोविंसेस काउंसिल्स के लिए और बनाई गई, जहां से भी अब इंडिया का लेजिस्लेटिव मैटर हैंडल किया जाएगा। अब लास्ट एक्ट आया बिफोर 1900 से पहले का जो लास्ट एक्ट आया वो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसने क्या किया, इसने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब इससे पिछले एक्ट में हमने देखा कि इंडियंस को एंट्री मिल चुकी थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो बट इंडियंस को ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया जाता था। जो मेन पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास ही थी, उनको नॉन ऑफिशियल बनाया जाता था और टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाता था। तो वो सेम उन्हीं के नंबर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया ताकि थोड़ी मेजोरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो सके। एंड साथ में जो बजट का डिस्कशन है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा और साथ में इंडियन मेंबर्स को ये पावर दी जाने लगी कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बजट से इशू है, किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन से इशू है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उनको जवाब भी दिया जाएगा। बिकॉज इस टाइम पीरियड तक आपकी जो कांग्रेस है वो भी बन चुकी थी, बिकॉज कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी, 1885 के अंदर। And to fill some of the non-official seats, indirect election was adopted, but at no place in the act word election was mentioned. वैसे बोला गया कि नॉन ऑफिशियल सीट्स को फुलफिल करने के लिए इलेक्शंस होंगे, बट एक्चुअल जो एक्ट आया था, जो एक प्रिंट होकर एक ऑफिशियली एक्ट आता है प्रिंट से, उसके अंदर इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं था। सिर्फ वो एक इंडिकेशन था कि इस टाइप से आप जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे हमारे 3 एक्ट जो 1900 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। 1900 के बाद ब्रिटिशर्स और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट लेके आए जो थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, फिर 1919 एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1935, जिनको हम अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी क्या है, हमने देखा कि कांग्रेस की फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, 1885 के अंदर, और हमने साथ में कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को और कांग्रेस से रिलेटेड थ्योरीज को भी डिस्कस कर लिया था। अब और इंपॉर्टेंट चेंजमेंट क्या हुआ 1885 के टाइम पीरियड पे, एक तो आपका नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो गई, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब अगर हमसे पूछे कोई कि नेशनलिज्म का राइज होना क्यों स्टार्ट होने लग गया था, कि लोगों में देशभक्ति की भावना क्यों जागने लगी थी, बिकॉज अगर हम 1857 के रिवॉल्ट की बात करें तो 1857 का रिवॉल्ट कहीं से भी नेशनलिज्म को शो नहीं कर रहा था, बिकॉज उसमें सभी का अपना अपना पर्सनल बेनिफिट था। पीजेंट्स अपने लिए लड़ रहे थे, जो रूलर्स थे वो अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा था। लेकिन ये एक टाइम पीरियड था जब आपके नेशनलिज्म का, एक देशभक्ति की भावना लोगों में आने लगी थी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे, एक एजुकेशन, कि अब लोग शिक्षित हो रहे थे तो उनको चीजों के बारे में पता चल रहा था। एक डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर पब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे, मीडिया आ गई थी, तो उससे क्या हो रहा था, लोगों को सिचुएशन के बारे में पता चल रहा था, समझ में आ रहा था कि देश में क्या चल रहा है। रेडियो से, न्यूज़पेपर से हर चीज उनको पता चलना स्टार्ट हो चुकी थी। एक कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना शुरू किया, जो उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ लीडर्स थे, जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, या फिर जो कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, दादा भाई नारोजी थे। तो कुछ लीडर्स ने भी उस चीज को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से उस टाइम पीरियड के अंदर नेशनलिज्म का राइज होने लगा। एक और चीज आप लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट। उस टाइम पीरियड तक आपकी ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, कुछ इंप्रूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जितना पहले मुश्किल था उतना मुश्किल नहीं रहा था, लोगों के बीच में कनेक्शन बनने स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से ये कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से देशभक्ति की भावना लोगों में ज्यादा फैलना शुरू हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दो चीजें हुई। एक साइड देश के अंदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो आपकी इस टाइम पीरियड से लेकर टिल 1947 तक चली, जब तक देश आजाद नहीं हुआ।
रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कौन सी थी? जैसे आपकी अनुशीलन समिति थी जिसमें अबिंदर घोष थे, फिर बाद में चलकर आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने जितनी चीजें की वो सारी आपकी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर काउंट होती हैं। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को हम एक अलग से चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और क्या चीजें हुई वो डिस्कस करते हैं। कांग्रेस के अंदर दो तरह के लीडर्स डेवलप हुए, एक आपके मॉडरेट्स और दूसरे आपके एक्सट्रीमिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? मॉडरेट्स कौन थे? जो प्रेयर्स और पिटिशंस में बिलीव रखते थे, प्रेयर्स और पिटिशन, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाए कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए, पिटिशंस की उनको लेटर्स लिखे जाएं ऑफिशियली और वो आपकी हेल्प कर देंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो मॉडरेट्स का ये मोटिव नहीं था कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाए। उनका मोटिव स्टार्टिंग में क्या था कि बस इंडियंस की कंडीशन इंप्रूव हो जाए अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत क्लियर थे, वो स्ट्रगल में बिलीव करते थे, वो मूवमेंट्स में बिलीव करते थे, एग्रेसिव नेचर के थे और वो चाहते थे कि उनको स्वराज मिले, देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चली जाए और हमारा देश हमें वापस मिल जाए। ये डिफरेंस था एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा जो उन्होंने चीजें चेंजमेंट की या उनके हाथ में कांग्रेस की वर्किंग रही, वो था आपका नियर अबाउट 1894 से 1905 तक चीजें मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग चली और एक्सट्रीमिस्ट के अकॉर्डिंग कब चली? 1905 से लेकर 1915 तक चीजें एक्सट्रीमिस्ट के अकॉर्डिंग चली। उसके बाद तो 15 में गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी, तो उसके बाद तो सब एक हो चुके थे और जो गांधी जी कहते थे वो होना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ तक ये चीजें होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चीजें कैसे प्रोसीड हुई अब हमने देखा कि 1894 से 1905 तक मॉडरेट्स चीजों को हैंडल कर रहे थे। अगर आपसे कोई पूछे मॉडरेट्स में मेजर लीडर कौन से थे, तो आपके दादा भाई नारोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता जी हो गए, एमजी रानाडे, जो ये कुछ लीडर थे जो मेनली मॉडरेट्स के अंदर काउंट होते थे। हालांकि मॉडरेट्स के लीडर के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके ज्यादा? एक्सट्रीमिस्ट, बिकॉज इन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया, जिसमें आपके मेजरली 3 फेमस नाम सामने आते हैं, लाल बाल पाल, जिसमें आपके लाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए और लाला लाजपत राय। ये तीनों लीडर मेन सामने आते हैं एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। अब एक और मेजर चीज हुई इसी टाइम पीरियड के अंदर, वो थी आपकी 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो काफी मेजर था। जो किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया, जो एक मेजर इम्पैक्ट था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्टार्टिंग हुई 2 मूवमेंट्स की, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, जो कब से कब तक चली? 1905 से 1950 तक आपकी चली। अब इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज 1915 में गांधी जी आ गए थे तो स्टोरी चेंज हो गई थी। अब इन 10 साल के बीच में 2 और मेजर चीजें हुई। एक 1907 के अंदर कांग्रेस का स्प्लिट, जो बाद में 1915 के बाद कांग्रेस दोबारा से रीयूनाइट हो गई थी, बट यहाँ पर हुआ कांग्रेस का स्प्लिट सूरत के अंदर। और एक मेजर चेंज और इस टाइम पीरियड पे हुई, एक आपका 1909 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक मेजर चीज हुई वो था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से ही हुई थी। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो इस 20 to 30 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर हुई। अब हम इन चीजों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आगे की हिस्ट्री को हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर प्रोसीड करेंगे। मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1885 to 1905, बट आप इसको 1894 से भी ले सकते हो, बिकॉज शुरू के 6-7 साल सिर्फ कांग्रेस ने अपनी चीजों पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने आप को पहले मेंटेन किया था, जैसा हमने कांग्रेस के सेशंस जब रीड किए थे हमारी प्रीवियस क्लासेस में जब हमने देखा था। अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या किया मॉडरेट्स ने? कुछ खास नहीं किया, सिर्फ इन्होंने
इंडियंस की नंबर को इंक्रीज करने की डिमांड की, कुछ पॉलिटिकल राइट्स मांगे ब्रिटिशर से, कुछ सिविल सर्विसेज के अंदर डिमांड्स रखी कि यूरोपियंस हमें और ज्यादा ऐड होने दे। एक इम्पॉर्टेंट चीज थी सिर्फ इस टाइम पीरियड की थी, वो थी इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म। ये क्या था कि एक ड्रेन थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी, जिसको कौन सामने लेकर आए थे, जिसको सामने लेकर आए थे दादा भाई नारोजी। उन्होंने इस ड्रेन थ्योरी को सामने रखा, जिसके अंदर था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बिकॉज इंडिया का जितना पैसा है वो सारा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, और इंडियंस को क्या मिल रहा है, इंडियंस को कुछ नहीं मिल रहा। और उन्होंने ऐसे काफी रीजंस दिए जिनसे उन्होंने प्रूफ किया कि यस, इंडिया की जो इनकम है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो बिल्कुल ड्रेन होती जा रही है और सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास जाता जा रहा है। और ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी लिखी। अब वो चीजें जो आपकी पूरी ड्रेन थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम अलग से एक क्लास के अंदर, जब हम इकोनॉमिक और एजुकेशन के बारे में देखेंगे, कैसे एजुकेशन डेवलप हुई, उसके अंदर हम ब्रीफली उसको स्टडी करेंगे। उसके अलावा इन्होंने प्रेयर्स की, पिटिशंस की, एजिटेशंस की, सिर्फ इन्होंने यही किया, उससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर आता है फेज आपका स्वदेशी मूवमेंट का, जो 1905 से 15 तक रहा। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज 1905 में आपके वायसराय कर्जन ने क्या डिक्लेयर किया कि अब बंगाल का होगा पार्टीशन। कैसे पार्टीशन हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। पार्टीशन को अनाउंस किया गया 19 जुलाई 1905 को, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अब पार्टीशन कैसे था, ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, जो आज के टाइम पर आपका बांग्लादेश का रीजन है और असम का रीजन है, उसको उस टाइम पर ईस्ट बंगाल में डिवाइड किया गया। और वेस्ट बंगाल में क्या क्या इंक्लूड हुआ, जहां पर मेजोरिटी किसकी थी, हिंदूज की थी। और आज के टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो वो आपका एरिया है जो आज प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल है, बिहार का रीजन है और ओडिशा का रीजन है। तो इस तरह से बंगाल का डिवीजन उस टाइम पीरियड पे हुआ। इसी से बिकॉज कंट्री खुश नहीं थी डिवीजन से, कांग्रेस खुश नहीं थी डिवीजन से, इसीलिए स्टार्टिंग हुई स्वदेशी मूवमेंट की और बॉयकॉट फेज की। जो बॉयकॉट फेज था वो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की साइड ही, बंगाल की साइड ही लिमिट रह गया, और स्वदेशी मूवमेंट ने पूरे इंडिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इस टाइम पीरियड पे सबसे मेजर जो लीडर थे वो सामने आए बाल गंगाधर तिलक, बिकॉज उनके काफी मिलिटेंट आइडियाज थे और उन्होंने काफी मेजर इम्पैक्ट इस टाइम पीरियड के अंदर अपना इंडियन हिस्ट्री के अंदर छोड़ा। उनकी 2 मैगजीन थी, इंग्लिश में थी महारता और मराठी में थी केसरी, आपको दोनों याद रखनी है। उसके अलावा उन्होंने एक गणपति फेस्टिवल शुरू किया था, जो हम आज तक महाराष्ट्र के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। हम 10 दिन की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं। वो उनकी स्टार्टिंग उन्होंने की थी 1893 में। साथ में उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था 1895 के अंदर। उसके अलावा उन्हीं के एक कलीग थे जिनका नाम था जोसेफ बेपिस्टा, काका बेपिस्टा भी कहते थे। उन्होंने एक फेज को कॉइन किया था जो काफी बार पूछी भी जाती है, वो थी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि यस, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम लेकर ही रहेंगे। और इस सेम फेज का जो मराठी वर्जन था उसको पॉपुलर किया तिलक जी ने। तिलक जी को 2 मेजर नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया, एक लाला लाजपत राय और दूसरे बिपिन चंद्र पाल, जो हम लाल बाल पाल कहते हैं वही। अब इन्होंने काफी जो एक रेसिस्टेंट होती है वो ब्रिटिशर्स की तरफ दिखाई आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके लिए कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1905 के अंदर, जो कहाँ हुआ, बनारस में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनको हम महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या पास हुआ कि यस, मैनचेस्टर क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया जाएगा, लिवरपूल सॉल्ट को बाइकआउट कर दिया जाएगा। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि इंडियंस खुद सॉल्ट बनाते थे, वो चीजें तो बाद में महात्मा गांधी ने सॉल्ट रूल को ब्रेक करके और फिर स्टार्ट की थी। तो जो बाहर से सॉल्ट आता था उसका बॉयकॉट किया गया। साथ में जो ब्रिटिशर्स के मशीन से कपड़े बनते थे, जो उनकी मशीनरी से कपड़े बनते थे और इंडियंस यूज करते थे, उनको भी बॉयकॉट किया जाता। स्वदेशी का मतलब ही क्या था कि अपने देश की चीजों को यूज करो, ब्रिटिशर्स की चीजों को यूज मत करो और उनको जला दो। तो हर जगह
उनकी चीजों को यूज करना बंद किया गया और इंडियंस की चीजों को प्रमोट किया गया। और कुछ मेजर कल्चरल चेंजेस इस टाइम पीरियड के अंदर हुए। क्या क्या हुए? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक सॉन्ग की तरह एक चीज को कंपोज किया, उसका नाम था अमर सोनार बांग्ला, बंगाली में कंपोज किया, जो आज के टाइम पीरियड के अंदर आपका बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखा। अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने यूरोपियन पेंटिंग्स का ट्रेडिशन ब्रेक किया और इंडियन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। उसके अलावा और यही थे जिन्होंने भारत माता की पिक्चर को भी ड्रॉ किया। उसके अलावा 1907 में क्या हुआ? ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और जिसने क्या किया? जिसने इंडियन आर्ट को प्रमोट किया। और इसी सोसाइटी के अंदर जो पहले रेसिपिएंट थे वो कौन थे? नंदयाल बोस थे, जो बाद में चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी इंपॉर्टेंट पेंटर भी बने। फिर एक और चीज थी, एक महाराष्ट्र के लीडर थे सखाराम गणेश देवास्कर, जिन्होंने स्वदेशी के आइडिया को पॉपुलर किया और साथ में उन्होंने जो दादा भाई नारोजी की आइडियोलॉजी थी, एमजी रानडे की आइडियोलॉजी थी, उसको भी काफी पॉपुलर किया। और उन्होंने एक पॉपुलर टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम था देशर कथा, जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स की, जो उस टाइम पर ब्रिटिश वायसरॉय थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका जो माइंड था, उनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही थी, उसको उन्होंने डिकोड किया। किसके अंदर? देशर कथा के अंदर। और जो इनकी ये देशर कथा थी, ये जो उनका टेक्स्ट था, वो काफी पॉपुलर हो गया कुछ ही महीनों के अंदर। ये इतना पॉपुलर हो गया और इसकी वजह से काफी लोगों को रियल सिचुएशन का पता चलना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया कि इस पॉपुलर टेक्स्ट को आगे सोल्ड ना हो पाए, इसलिए इसको बंद करवा दिया 1918 के अंदर। उसके अलावा एक चेंजमेंट क्या है उस टाइम पीरियड के अंदर? जो वीओ चिदम्बरम पिल्ले जी थे, उन्होंने स्टीम नेविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया स्टार्ट की, जिसने क्या किया? इंडियन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा प्रमोट किया। और आचार्य पीसी राय जी ने क्या किया कि बंगाल के अंदर केमिकल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की। और यही सेम टाइम पीरियड था जिस टाइम पर जमशेदजी टाटा ने भी टाटा ग्रुप्स की स्टार्टिंग की थी इंडिया के अंदर। उसके अलावा अगर हम मुस्लिम मासेस की बात करें तो मुस्लिम मासेस क्या थे कि मुस्लिम्स उस टाइम पीरियड तक इंडियन से, मतलब हिंदू से अलग होना स्टार्ट हो चुके थे। उनके अंदर काफी अलग फीलिंग चल रही थी और उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा था कि मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट एज कंपेयर टू हिंदू के ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो उनकी चीजें उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ी अलग चल रही थी अदर इंडियंस के कंपैरिजन के अंदर। उसके अलावा उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर क्लैश आने लग गया था, बिकॉज जो बाल गंगाधर तिलक की पॉलिसीज थी, जैसे उनका काम करने का तरीका था, लाला लाजपत राय जी का जैसे काम करने का तरीका था, वो मॉडरेट्स को पसंद नहीं आ रहा था। वो मॉडरेट्स को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए पहले क्या हुआ, 1906 के अंदर एक सेशन होने वाला था, उसमें दोनों ग्रुप्स में क्लैश चल रहे थे। तो क्लैश की वजह से दादा भाई नारोजी, बिकॉज इनकी सब रिस्पेक्ट करते थे और इनको एज अ ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बिकॉज ये काफी रिस्पेक्टेबल थे उस टाइम पीरियड के अंदर और उनकी सब रिस्पेक्ट करते थे, इनके किसी से क्लैश नहीं होते थे। इसलिए 1906 के कोलकाता सेशन के लिए इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया और इन्होंने काफी चीजों के ऊपर बात की। इन्होंने बॉयकॉट के ऊपर बात की, स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन के बारे में बात की, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात की और इस तरह से कांग्रेस का सेशन एंड हो गया। बट जो क्लैश था कांग्रेस के अंदर वो काफी विजिबली दिख रहा था और उसी की वजह से जब सूरत का सेशन हुआ 1907 में, जब एट लास्ट कांग्रेस डिवाइड हो ही गई, दो ग्रुप्स के अंदर मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। बट उसका एक और मेजर रीजन ये भी था कि अलग होने का कोई फायदा भी नहीं था, बिकॉज प्रॉब्लम किससे थी? एक्सट्रीमिस्ट में आपको प्रॉब्लम किससे थी? बाल गंगाधर तिलक से, जो कि उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी चीजों, बिकॉज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफी अगेंस्ट चल रहे थे, तो उनको 6 साल की जेल की सजा मिल गई थी और उनको मांड्या लेक, जो आज के टाइम का म्यांमार है, वहां पर वो जेल थी, वहां पर उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। लाला लाजपत राय जी को 1 साल की मिली, बिपिन चंद्रपाल जी को और चिदम्बरम पिल्लई जी को 6 महीने की जेल की सजा मिली। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट तो उस टाइम पर वैसे भी एक्टिव नहीं रह सकते थे, तो कुछ सालों के लिए चीजें थोड़ी सी रुक गई। हालांकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था
बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं चल रहा था, बट कुछ सालों के लिए चीजें थोड़ी स्टैंड स्टिल सी रही जब तक ये जेल में रहे। ये जेल से वापस आए जब बाल गंगाधर तिलक जी, उस टाइम पीरियड पर इनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, और इसीलिए इन्होंने 1915 में ही किसकी होम रूल एजुटेशन की स्टार्टिंग की, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और सेम 1950 में ही गांधी जी भी वापस इंडिया आ चुके थे, तो उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना इंडिया के अंदर, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर स्टार्ट किया। और गांधी जी के और सेम टाइम पर ही कांग्रेस भी जो थी वो दोबारा से रीयूनाइट 1916 तक हो चुकी थी। और उसके बाद सबका सिर्फ एक एम था कि अब हमें सिर्फ फ्रीडम चाहिए, तो सबने मिलकर फ्रीडम का स्ट्रगल किया। रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट थी वो पहले से लेकर इंडिपेंडेंस तक चलती ही रही। उन्होंने कांग्रेस की, बड़े लीडर्स की नहीं मानी, और उन्होंने अपनी तरीके से फ्रीडम हासिल करना चाहा, और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को जारी रखा। काफी मूवमेंट्स हुई, काफी अलग अलग पार्टी डेवलप हुई, इंडिया से बाहर भी आपकी कुछ पार्टीज डेवलप हुई, जैसे आपकी गदर पार्टी थी, जिनको हम अलग से एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो लास्ट है आज की क्लास का, वो है फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो हुई 1906 के अंदर। किसने की? आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डेक्कन ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन स्टोन रखा। किसके सपोर्ट से रखा? वायसरॉय मिंटो के सपोर्ट से रखा, बिकॉज कर्जन जो थे वो चेंज हो चुके थे, और उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के वायसरॉय कौन बन चुके थे? मिंटो बन चुके थे। इन्होंने रखा। इनका मोटो सिंपल था, सपोर्ट द मुस्लिम, मुस्लिम्स की इंपॉर्टेंस वापस लाना, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, और सिर्फ मुस्लिम को, इस्लाम को प्रमोट करना, ये इनका मोटिव था। साथ में ये उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ काफी लॉयल थे, इनको कांग्रेस पसंद नहीं थी, और ये प्रॉपरली पूरा का पूरा ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ लॉयल थे। बाद में चलकर इनको ब्रिटिशर्स की कुछ चीजों से प्रॉब्लम होने लगी, फिर ये ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट हो गए, कांग्रेस के भी अगेंस्ट हो गए, और उसका रिजल्ट फिर यही आया कि एट लास्ट हमें पार्टीशन फेस करना पड़ा। अब हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे 1915 में क्या क्या चेंजेस आए, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल की एजुटेशन की स्टार्टिंग की, गांधी जी वापस आ गए, उसके बाद काफी रिवॉल्ट्स हुए, फिर आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई। तो 1915 से लेकर 1925 तक जो जो हुआ वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मेंशन कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।